टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, द आर्ट ऑफ जजिंग पीपल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर किसी को थोड़ा माइंड ब्लोइंग लगेगा। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स मैल्कॉम गैडवेल की किताब एक डीप डाइव है। हाँ, आपने सही सुना, ये है एक ऐसी किताब जहाँ एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अपने जजमेंट के बेसिस पे अपना डिसीजन लिया और वो डिसीजन भाई गलत साबित हो गया। ये स्टोरी है 1938 की, जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेवेले चैम्बरलेन जर्मनी गए थे एडोल्फ हिटलर से मिलने के लिए। आपको लग रहा होगा ये तो नॉर्मल सा मीटिंग होगी, लेकिन नहीं, ये मीटिंग एकदम धमाका थी। चैम्बरलेन का मिशन सिंपल था, उन्हें पता करना था कि ये हिटलर वाला बंदा किस टाइप का है। पर यार सोचो, एक और वर्ल्ड वार का डर था। अगर हिटलर कुछ ज्यादा एग्रेसिव होता तो बूम हो जाता। पर जब चैम्बरलेन ने हिटलर से बात की तो वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि ये बंदा ट्रस्टेड है, सब ठीक हो जाएगा। मतलब अपने आप को पूरा कन्विंस कर लिया था। ये हिटलर वाला बंदा बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है। अरे भाई, हिस्ट्री ने उन्हें थोड़ा गलत साबित कर दिया। अब ये जो जजमेंट था ये तो हिस्ट्री का एक बड़ी गलती थी। पर हम अपने डेली लाइफ में भी जब भी किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, चाहे ऑफिस में हो या पार्टी में या बस स्टॉप पे हो, हमेशा अपने जजमेंट्स बना लेते हैं। हम सब अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं ये बंदा किस टाइप का होगा, ये झूठ तो नहीं बोल रहा। हम सोचने लगते हैं इसका कैरेक्टर क्या होगा। पर ये जजमेंट्स कभी कभी बिल्कुल गलत हो जाते हैं। हम स्ट्रेंजर्स को समझने में वैसे ही बेहतर होते जैसे हम अपनी 5th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री के एग्जाम के लिए होते हैं। नो क्लूज बट गेस वर्क। और ये जो हम अपने दिमाग में एक जजमेंट बनाते हैं वो सच में गलत साबित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उन स्ट्रेंजर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अगर हम मैल्कॉम गैडवेल की इस ऑक समझ पाएं तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि लोगों का कैरेक्टर समझना इतना मुश्किल क्यों होता है, और ये भी समझ पाएंगे कि हम क्यों इतना आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं और झूठ पकड़ने में क्यों हम लोग फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था एक क्विक इंट्रो। अब हम आगे चलेंगे, चैप्टर्स को देखेंगे और जानेंगे कि हम अपने जजमेंट्स को क्यों बना लेते हैं और किस तरह से हम अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब हम स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं। रेडी हो? चलो फिर। चैप्टर 1, जजिंग स्ट्रेंजर्स, द स्ट्रगल टू रीड पीपल। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। यह है चैप्टर 1 ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, जजिंग स्ट्रेंजर्स। और ट्रस्ट मी, ये चैप्टर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज से हम शुरू करते हैं एक पुरानी कहानी जो 1938 की है, जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेवेले चैम्बरलेन जर्मनी गए थे एडोल्फ हिटलर से मिलने। चैम्बरलेन को ये जानना था कि हिटलर वाला बंदा कैसा है, एक फ्रेंडली, ट्रस्टवर्दी पॉलिटिशियन या कुछ और। पहले तो चैम्बरलेन थोड़ा डर गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के बाद एक और वर्ल्ड वार का डर था। पर जब उन्होंने हिटलर से बात की तो इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि बंदा ट्रस्टेड है, सब ठीक हो जाएगा। मतलब छोटे से मूवमेंट में उन्होंने अपने जजमेंट को बिल्कुल सिक्योर कर लिया। ये बंदा तो बस एक बाबा से टैडी बियर है, पर हिस्ट्री से उन्हें गलत साबित कर दिया। आज भी हम अपने डिसीजंस, जजमेंट और ट्रस्ट इशूज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सोच कर देखें तो ये जजमेंट जो चैम्बरलेन ने लिया था उसमें कोई बड़ी गलती थी। पर हम सब अपनी डेली लाइफ में हर टाइम अपने आसपास के स्ट्रेंजर्स के बारे में जजमेंट बना लेते हैं। कोई ऑफिस में हो, पार्टी में हो या फिर रास्ते में चल रहे इंसान का हो। लोगों के इंटरेक्शंस, बातें और उनके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। ये जजमेंट्स हम हर वक्त बना लेते हैं। पर क्या आपने नोटिस किया है हम स्ट्रेंजर्स को समझने में कितने बेकार होते हैं? ये जो हम अपने जजमेंट्स बना लेते हैं उनमें एक चीज़ है जो हमने नोटिस की, हम बहुत ही बेकार हैं स्ट्रेंजर्स को समझने में। अगर हम इन ऑक्स को समझ पाएं तो हम ये जरूर जान पाएंगे कि लोगों का कैरेक्टर समझना कितना आसान या कितना मुश्किल होता है। हम नेचुरली ट्रस्ट करते हैं और आसानी से झूठ नहीं पकड़ पाते। अगर आपने सोचा हो तो ये मेंटल इनस्टेबिलिटी और बॉडी लैंग्वेज का एक कनेक्शन है जो हम आसानी से समझ नहीं पाते, और जब ये जजमेंट्स गलत हो जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता। ये चैप्टर के अगले पार्ट में हम बात करेंगे सोलोमन के बारे में। सोलोमन एक बेल जज है
न्यूयॉर्क स्टेट में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है और वो अपने काम को सीरियसली लेते हैं। वो अपनी डिफेंडेंट्स की फाइल्स पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि एक फाइल से वो डेड आइड स्टेयर का मेंटल स्टेबिलिटी के साइंस नहीं समझ सकते। उन्हें ये सब अनुभव होता है जब वो उनसे मिलते हैं और उनकी आंखों में देखते हैं। तो ये जो आंखों में देखते हैं, ये कैरेक्टर एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो हम सब इजीली मिस कर देते हैं। ये जजमेंट्स, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश सही में कैसे की जाती है, हम ये सब सीखेंगे इस चैप्टर में। जजिंग स्ट्रेंजर्स, ओवर एस्टिमेटिंग आवर एबिलिटी टू रीड पीपल। तो यार, एक और माइंड ब्लोइंग बात आई है। पहली बार लगता है कि हम कितने ओवर कॉन्फिडेंट हैं अपनी एबिलिटी पे जब बात आती है दूसरे लोगों को समझने की। आज के इस चैप्टर में एक नए ट्विस्ट के साथ हम ये सीखेंगे कि जजेस भी कितने बेकार हैं स्ट्रेंजर्स को समझने में। 2017 में हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट सैंडल मुलेनाथ ने एक स्टडी की थी। वो न्यूयॉर्क के बेल डिसीजंस को एनालाइज कर रहे थे। उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को वही बेसिक इंफॉर्मेशन दी जो जजेस को दी गई थी, जैसे कि एज और क्रिमिनल रिकॉर्ड। और फिर उन्होंने एआई से कहा, बताओ कौन से 5 लाख डिफेंडेंट्स को बेल मिलना चाहिए। और गेस क्या हुआ? जो डिफेंडेंट्स जजेस ने रियल लाइफ में रिलीज किए थे, उनमें से 25% ज़्यादा लोग बेल पर निकल के फिर से क्राइम कर रहे थे। लेकिन जो एआई ने सेलेक्ट किए, उनमें ज़्यादा लोग अपना दिमाग यूज़ करके चिल कर रहे थे। अब जजेस को लगा कि वो अपनी आंखों से या बात करके लोगों के कैरेक्टर को समझ सकते हैं। और सच में हम सबको ये लगता है ना? हम सोचने लगते हैं कि हम दूसरों के बारे में इतना कुछ समझ सकते हैं बस उनके लुक्स और बातचीत से। लेकिन ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट का मैटर है। जब बात आती है दूसरे लोगों के कैरेक्टर को समझने की, हम अपनी एबिलिटी को ज़्यादा ही ऊपर समझ लेते हैं। और इस गलत समझ के पीछे एक पुरानी साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट का कनेक्शन है। 2001 में साइकोलॉजिस्ट एमिली पोरोनिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक ग्रुप को कहा कि वो जल्दी से मिसिंग लेटर्स को फिल करें, वर्ड्स जैसे कि GL डैश या डैश TER। फिर उनसे कहा कि अपने वर्ड्स चॉइस को एनालाइज करें और ये बताएं कि ये क्या उनके बारे में बताता है। ज़्यादातर लोगों ने बोला कि उनके वर्ड्स चॉइस का कोई मतलब नहीं था। मैंने ग्लम लिखा या ग्लैड, तो ये मेरा मूड या पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। लेकिन जब पोरोनिन ने दूसरे लोगों के कंप्लीटेड लिस्ट दिखाए तो सब कुछ बदल गया। लोग ने जल्दी डिसाइड कर लिया ये बंदा तो गोल ओरिएंटेड है और ये बंदा थोड़ा टायर्ड लग रहा है सिर्फ उनके वर्ड्स को देख के। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम अपने वर्ड्स चॉइस को रैंडम समझते हैं, लेकिन जब दूसरे लोगों के चॉइसेस देखते हैं तो हम उनके बारे में ईजिली जज कर लेते हैं। पोरोनिन की रिसर्च एक सिंपल ट्रस्ट बताती है, बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से स्ट्रेंजर्स को जज कर लेते हैं। हम अपने आप को बहुत कॉम्प्लेक्स समझते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को समझना हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन ये जो बुक है उसमें हमें ये समझ आता है कि ये आसान नहीं है। समझने का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हम अपने डेली लाइफ में अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले चैप्टर में हम और भी ऐसे अमेजिंग इनसाइट्स के साथ वापस आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैप्टर 2, स्पॉटिंग डिसेप्शन, व्हाई वी आर ट्रबल एट डिटेक्टिंग लाइज। आज हम बात करेंगे एक काफ़ी शॉकिंग टॉपिक पे, स्पॉटिंग डिसेप्शन, यानी किस तरह से हम लोगों के झूठ पकड़ने में बिल्कुल फेल हो जाते हैं। आज के चैप्टर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। एना मॉन्टेस, जो एक क्यूबन स्पाई थे, वो किस तरह से यूएस के डिफेंस सीक्रेट्स हवाना को दे रही थी। एना मॉन्टेस एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट थी और यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA में एक मॉडल एम्प्लॉय थी। मतलब उसका काम बहुत ही एफिशिएंट और इम्प्रेसिव था। लेकिन ये जो मॉडल एम्प्लॉय थी वो एक क्यूबन स्पाई भी थी। हाँ, एना मॉन्टेस अपने काम के साथ साथ यूएस के डिफेंसेस
और इंटेलिजेंस सीक्रेट्स को हवाना को दे रही थी और ये सब छुपा हुआ था। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखें तो कुछ रेड फ्लैग्स थे। उसके साथ काम करने वाले एनालिटिक्स शायद ये नोटिस कर रहे थे कि उसकी रिपोर्ट्स अक्सर क्यूबन व्यू पॉइंट्स को कॉपी करती थी या कभी कभी क्राइसिस के दौरान वो फोन कॉल्स कर लेती थी, लेकिन कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं था। आखिरकार कौन ज़्यादा मुमकिन लगता है कि जो एनालिटिक्स आपके सामने बैठी है वो यूएस की हिस्ट्री का एक सबसे डैमेजिंग स्पाई है, या फिर वो बस थोड़ी सी अजीब है। DIA के इंटरनल इन्वेस्टिगेटर्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो वही प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं। हम अपने आप को सच्चाई से बिलीव करने के डिफ़ॉल्ट करते हैं। हम समझते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है जब तक कोई ऐसा क्लियर प्रूफ ना मिले जो हमारे डाउट्स को ट्रिगर कर सके। साइकोलॉजिस्ट टिम लेविन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें स्टूडेंट्स को वीडियोस दिखाए जाते हैं जो ट्रिविया टेस्ट में पार्ट ले रहे होते हैं। उनके साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअली लेविन के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं और उन्हें चीट करने के लिए एनकरेज करते हैं। लेविन ने उन स्टूडेंट्स से कहा, क्या तुमने चीट किया? तुम श्योर हो कि तुम सच बोल रहे हो? अगर हम तुम्हारे पार्टनर से पूछें तो क्या वो सेम जवाब देगा? अब कुछ स्टूडेंट्स जो चीट कर रहे थे वो झूठ बोलते हैं और कुछ तुरंत सच बोल देते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट्स जो चीट नहीं कर रहे थे उनका डिनायल सच होता है। ये पहचानना कि कौन झूठ बोल रहा है। लेविन ने एक्सपेरिमेंट कई बार किया और जो रिजल्ट्स आए वो काफ़ी शॉकिंग थे। एवरेज में जो सिर्फ 54% टाइम ये सही लायर्स को पहचान पाते हैं। हाँ, सही सुना, सिर्फ 54%। ये थेरेपिस्ट, पुलिस ऑफिसर्स, जज और इवन CIA ऑफिसर्स भी लायर्स को पहचानने में बहुत बेकार होते हैं। इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है। जब हम किसी को देखते हैं हम ये मान के चलते हैं कि ज़्यादातर लोग सच बोल रहे होते हैं और जब तक कोई क्लियर ट्रिगर ना हो हम अपनी सस्पिशंस को इग्नोर कर देते हैं। ये ट्रिगर हो सकता है किसी का क्लियर एजिटेशन, आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करना या कोई जो डायरेक्टली एक्यूज्ड हो। और जब वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करें तो वो चीज़ें चाहे अगर वो ट्रिगर ना हो तो हमारी सस्पिशंस बस सस्पिशंस ही रह जाती है और हम सच्चाई पे भरोसा करते हैं। तो ये जो सिंपल क्लूज होते हैं हम उनको इतनी आसानी से मिस कर देते हैं। डिसेप्शन को पहचानना या समझना इतना इजी नहीं है जैसे हम सोच लेते हैं। चैप्टर 3 एज्यूमिंग ट्रुथ, व्हाई वी ट्रस्ट टू ईजली। आज का चैप्टर है एज्यूमिंग ट्रुथ, यानी हम अपने आप को सच्चाई पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं कि कभी कभी हम अपने आसपास हो रहे फ्रॉड को देख नहीं पाते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शॉकिंग स्टोरी के बारे में जो आपको ये समझाने में मदद करेगी कि हम क्यों इतना ट्रस्टिंग हो जाते हैं। 21st सेंचुरी की शुरुआत में एक न्यूयॉर्क फाइनेंसर बर्नी मैडॉफ ने हजारों इन्वेस्टर्स को $60 बिलियन से ज़्यादा का फ्रॉड कर दिया और सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा था कि कोई भी शक नहीं कर पा रहा था। मैडॉफ अपने इन्वेस्टर्स को शानदार प्रॉफिट्स का दावा कर रहे थे और वो काफ़ी टाइम तक इसमें सफल भी रहे। मैडॉफ का सबसे बड़ा गेम ये था, अगर सब कुछ बना रहा होता तो कोई ना कोई तो पकड़ लेता, है ना। सब लोग ये सोच रहे थे कि कोई और बंदा ये देख चुका होगा, पर एक बंदा था जो ये सब समझ गया, हैरी मार्कोपोलोस। हैरी एक इंडिपेंडेंट फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर था और उसने मैडॉफ के डिसेप्शन को बिल्कुल समझ लिया। हैरी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। बचपन में उसने अपने पेरेंट्स के रेस्टोरेंट बिजनेस को स्मॉल स्केल फ्रॉड पर चोरी की वजह से नुकसान होते देखा था और उसका ये एक्सपीरियंस उस पर गहरा असर छोड़ता है। जब उसने मैडॉफ के मॉडल्स को एनालाइज किया तो उसने तुरंत समझ लिया कि जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है वो इम्पॉसिबल था। हैरी ने सारे वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स को फ़ोन किया जो डेरिवेटिव्स में काम कर रहे थे, जो मैडॉफ कहते थे कि वो ट्रेड कर रहे हैं, और गेस व्हाट, कोई भी नहीं था, कोई भी उसके साथ बिजनेस नहीं कर रहा था। मार्को पोलोस ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को 2000 में वार्निंग दी मैडॉफ के बारे में।
2001, 2005 एंड 2006। उसके बाद 2008 में भी उन्हें वार्न किया, हर बार उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये जो बात है वो ये है कि अच्छा है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे मार्को पोलोस, क्योंकि सच्चाई पर भरोसा करना हमारे लिए ज्यादा फायदे का है। जैसे साइकोलॉजिस्ट टिम लेवाइन ने कहा, रियल लाइफ में झूठ काफी रेयर होते हैं, ज्यादातर इंटरैक्शंस ऑनेस्ट होते हैं। अगर हम उन्हें सच्चा नहीं समझें तो ये डिस्टर्बिंग हो जाता है। जैसे जब आप अपने कॉफी शॉप के बैरिस्टा से पूछते कि आपका मफिन और लैटे टैक्स के साथ $5.74 का है, तो आप अपने स्मार्टफोन को निकाल कर कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। पर इससे होगा क्या? लाइन रुक जाएगी और ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपना और सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम हैरी मार्को पोलोस के पर्सपेक्टिव स्केप्टिज्म को जस्ट मना सकते हैं, पर हम सब के लिए ये मैटर नहीं करता कि हम लाइज को स्पॉट नहीं कर पाते। सच पर भरोसा करना समझदारी है, और बर्नी मैडॉफ और एना मॉन्टेस जैसे लोग वैसे आउटलायर्स हैं जो हमारे ट्रस्ट के बाउंड्रीज को तोड़ते हैं। चैप्टर 4, नॉट टेलिंग द होल स्टोरी, द मिसलीडिंग नेचर ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस। आज का टॉपिक है एक थोड़ा माइंड ब्लोइंग चीज, नॉट टेलिंग द होल स्टोरी। हम सभी को लगता है कि हम दूसरों के चेहरे देखकर उनके इमोशंस को आसानी से समझ सकते हैं, है ना? जैसे फ्रेंड्स के एपिसोड देखें और बस उनके चेहरे देखकर हम समझ जाते हैं कि जॉय शॉक में है या रोज गुस्सा हो गया है। पर ये जो सिंपल चेहरे के एनालिसिस हैं वो कभी कभी बहुत मिसलीडिंग हो सकते हैं। देखो, जब जॉय शॉक में होता है तो उसका मुंह खुल जाता है, आंखें बिगड़ जाती हैं, और जब रोज गुस्सा होता है तो वो अपने आईब्रोज को भारी कर लेता है और आंखों को छोटा कर लेता है। और जब कैरेक्टर्स खुश होते हैं तो उनके परफेक्ट दांत दिखते हैं और स्माइल तो एकदम रियल होती है। ये सब एकदम क्लियर होता है ना? फ्रेंड्स के परफॉर्मेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि किसी का बिहेवियर उसके असली जज्बात को दिखाता है। ये वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम अपने जजमेंट में रखते हैं जब हम स्ट्रेंजर्स को देखते हैं। पर ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो अक्सर बिल्कुल मिसलीडिंग होता है। हम समझते हैं कि दूसरे लोगों के चेहरे से हम ईजिली उनका रिएक्शन समझ सकते हैं, पर ये काफ़ी गलत हो सकता है। सोच के देखो ये सिनेरियो, आपको एक लंबी हॉलवे के थ्रू एक डार्क रूम में ले जाया जाता है। आप बैठ जाते हो और फिर आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनने को मिलती है जो सोरलिज्म के मास्टर फ्रांस काफ्का ने लिखी थी। अब आप रूम से निकलते हो और बिना आपको पता चले एक टीम बहुत मेहनत कर रही होती है, और वही जगह जहां आप आए थे अब बिल्कुल बदल चुकी है। जो पहले एक डार्क नैरो कॉरिडोर था वो अब एक ओपन एरिया बन चुका है जिसमें ब्राइट ग्रीन वॉल्स हैं। एक रेड चेयर उस एरिना में लटकती है और उस चेयर पर बैठा होता है आपका बेस्ट फ्रेंड, जो आपको बिल्कुल वैसे देख रहा है जैसे किसी हॉरर मूवी का कैरेक्टर। अब उस मोमेंट में आपको लगता है कि आपके चेहरे पे क्या रिएक्शन आएगा। जब दो जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने ये सिनेरियो 60 टेस्ट सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रिएट किया तो उन्होंने बाद में उनसे ये सवाल किया। सबको लगा कि वो सरप्राइज्ड होंगे, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए वो काफ़ी सरप्राइजिंग थे। पार्टिसिपेंट ने सोचा कि वो शॉक दिखाने वाले हैं, लेकिन सिर्फ 5% पार्टिसिपेंट्स ने वही क्लासिक सरप्राइज वाले रिएक्शन दिए, जैसे वाइड आइज, ड्रॉप जॉ और रेज्ड आईब्रोज। बाकी के 17% में ये एक्सप्रेशंस के 2 एस्पेक्ट्स देखे गए, और जो बाकी सब थे उनके चेहरे पर कोई भी ऐसा नहीं था जो सरप्राइज दिखाए। ये जो सोच थी पार्टिसिपेंट्स ने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में, वो बहुत ज़्यादा फ्लॉक साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस थी जो हम फ्रेंड्स देखकर या नॉवेल्स पढ़कर सीखते हैं, जहां एक शॉक्ड प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर वाइड आइज और रेज्ड आईब्रोज होते हैं। जब हम एक स्ट्रेंजर्स के चेहरे को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उसे बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं जैसे हम रॉस को फ्रेंड्स में समझ सकते हैं, पर जिंदगी के एपिसोड के फ्रेंड्स नहीं हैं, और हम आसानी से गलत समझ सकते हैं कि स्ट्रेंजर क्या सोच रहा है।
और जैसे हम देखेंगे ये रियल लाइफ में बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। अगर हम समझते हैं कि हम किसी के चेहरे से सब कुछ समझ सकते हैं तो हम ईजिली उनके असली जज्बात मिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने सीखा कि चेहरे पर लिखी कहानी जो हमेशा सही ना समझें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपको चैप्टर 5 पर। चैप्टर 5, स्ट्रेंजर्स आरंट ट्रांसपेरेंट, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जजिंग बिहेवियर। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा गलत समझा जाता है। स्ट्रेंजर्स आरंट ट्रांसपेरेंट। हम सबको लगता है कि हम स्ट्रेंजर्स के चेहरे और उनके बिहेवियर से उनके इमोशंस और इंटेंशंस को आसानी से समझ सकते हैं, पर ये जो एजम्पशन है ना, ये काफ़ी गलत हो सकता है और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं। 1 नवंबर 2007 को एक ब्रिटिश स्टूडेंट मेरेडिथ कैचर का मर्डर हुआ था और उस केस में एक लोकल क्रिमिनल रॉडी ग्रूडे के नाम आया। ग्रूडे का क्रिमिनल रिकॉर्ड था और उसके डीएनए क्राइम सीन पर हर जगह थे। फिर भी काफ़ी टाइम तक मेरेडिथ के रूममेट और फेलो स्टूडेंट अमांडा नॉक्स को मेन सब्जेक्ट में माना गया, ग्रूडे को नहीं। आप सोच रहे होंगे क्यों? नॉक्स ने कैचर को बॉडी डिस्कवर किया था और पुलिस को बुलाया था, पर पुलिस ने ये मान लिया कि ये मर्डर एक ड्रग फ्यूल्ड सेक्स गेम के चक्कर में हुआ था जो कैचर नॉक्स और नॉक्स के बॉयफ्रेंड के बीच में गलत हो गया था। ये एक बहुत अजीब कंक्लूजन है क्योंकि इसके पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था जो नॉक्स को क्राइम से जोड़ सके। तो फिर नॉक्स को शुरू से सस्पेक्ट क्यों बनाया गया? आखिरकार नॉक्स के अगेंस्ट केस ट्रांसपेरेंसी के बारे में था। पुलिस ने उसका बिहेवियर और उसका कैरेक्टर बिल्कुल वैसे पकड़ लिया जैसे वो फ्रेंड्स देख रहे हों, बिल्कुल बिना साउंड के। जबकि नॉक्स इनोसेंट थी, वो थोड़ी गिल्टी जैसे लग रही थी जब कैचर का मर्डर हुआ। उसके दोस्तों ने वैसे रिएक्ट किया जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो, रो रहे थे, धीरे धीरे बात कर रहे थे, पर नॉक्स ने वैसा नहीं किया। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ओपनली फिजिकली एफिलिएट थी, जबकि सारे दोस्तों के सामने सब दुख में थे। जब किसी ने कहा कि उम्मीद है कि कैचर को ज्यादा दर्द नहीं हुआ होगा, नॉक्स ने बस ये बोला, तुम्हें क्या लगता है वो ब्लड लॉस से मर गई। जैसे ABC न्यूज के डैनियल स्वैनर ने बाद में नॉक्स के इंटरव्यू में कहा, ये ग्रीफ नहीं लग रहा था। लेकिन ये जो सिचुएशन थी उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि नॉक्स ट्रांसपेरेंट नहीं थी। कुछ लोग बस ऐसे होते हैं जैसे उनका बिहेवियर मिसमैच करता है या उनका डेमनियो उनके असली जज्बात से मैच नहीं करता। चलो अब फिर से टिम लेविन के चीटर्स वाले वीडियोस की बात करते हैं। ऑथर ने एक वीडियो देखा था एक वुमेन का जिसमें उन्होंने नर्वस नेली नाम दिया। वो अपने बाल खेल रही थी और जब इंटरव्यू ने उससे पूछा कि क्या उसने चीट किया तो वो थोड़ा डिफेंसिव हो गई। वो घबरा रही थी, अपने वर्ड्स रिपीट कर रही थी और क्लियरली थोड़ी सी एजिटेटेड थी। लेकिन ऑथर्स को लगा कि नर्वस नेली झूठ बोल रही थी, पर ऐसे नहीं था, वो बस ट्रांसपेरेंट नहीं थी। हम समझते हैं कि जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं वो आंखों से दूर देखते हैं, अपने बाल खेलते हैं और थोड़ा घबराते हुए लगते हैं, पर ये बिल्कुल बकवास है। काफ़ी सारे झूठ बोलने वाले लोग अपनी आंखों में देखकर आपको सीधा झूठ बोलेंगे और काफ़ी सारे ऑनेस्ट लोग दुनिया को ऐसे लगते हैं जैसे उनके पास कोई सीक्रेट हो जो वो छुपा रहे हैं। ये जो एजम्पशंस हैं कि हम अपने जजमेंट को सिर्फ बिहेवियर और एक्सप्रेशन के बेसिस पे बना सकते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग हो सकते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है वो एक इल्यूजन है। चैप्टर 6, अल्कोहल एंड स्ट्रेंजर्स, द कॉम्प्लेक्स रोल ऑफ अल्कोहल इन कंसेंट। आज का चैप्टर है अल्कोहल एंड स्ट्रेंजर्स और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर जिसमें अल्कोहल का रोल कंसेंट और बिहेवियर में कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कभी कभी हम अपने दिमाग में सिंपल चॉइसेस बना लेते हैं, लेकिन अल्कोहल का इफेक्ट हमारे डिसीजंस को कैसे बदल सकता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। 18 जनवरी 2015 को दो स्वीडिश स्टूडेंट ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक फ्रैटर्निटी हाउस के बाहर एक आदमी और औरत को जमीन पर पड़ा देखा। कुछ गलत लग रहा था। जब वो स्टूडेंट्स उन दोनों के पास आए
तो आदमी जो कि फ्रेशान ब्रोकर टर्नर था उठकर भाग गया। टर्नर ने उस औरत को सेक्सुअल असॉल्ट किया था जो बेहोश थी। ऐसे एनकाउंटर्स काफी ज्यादा होते हैं, पर क्यों? आप सोच रहे होंगे ये क्यों होता है। ऑथर का मानना है कि जब दो लोग जो अभी अभी मिलते हैं उनके बीच सेक्सुअल कंसेंट कभी क्लियर नहीं होता, और ये और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब अल्कोहल इन्वॉल्व हो। 2015 में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक पोल किया था स्टूडेंट्स से, जिसमें उन्होंने पूछा था कि सेक्सुअल एक्टिविटी कंटिन्यू करने के लिए कंसेंट का क्या मतलब होता है। 47% स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर कोई अपने कपड़े उतार रहा है तो ये कंसेंट है कि आगे बढ़ना चाहिए। 18% ने माना कि अगर कोई ना नहीं कह रहा तो ये भी कंसेंट है कि आगे बढ़ना जाए, पर किसी भी कंसर्न के इंडिकेटर्स पर कोई क्लियर कंसेंसस नहीं था। ये जो ऑलरेडी मर्की सिचुएशन है वो और भी कंफ्यूजिंग हो जाती है जब अल्कोहल इन्वॉल्व होता है। अल्कोहल हमारी डिसीजन मेकिंग को ब्लर कर देता है। ऑथर का कहना है कि अल्कोहल हमारी शॉर्ट टर्म डिजायर्स पर ज़्यादा फोकस करने पर मजबूर करता है और हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को भूल जाते हैं। नॉर्मली हम दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना, लेकिन जब अल्कोहल इन्वॉल्व हो तो ये बैलेंस टोटली ख़त्म हो सकता है। अल्कोहल हमारी लॉन्ग टर्म कंसिडरेशंस को हटा देता है और हमारी बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ये एक शर्मीले आदमी को अपने इंटीमेट फीलिंग जोरदार तरीके से करने में मजबूर कर सकता है, और ये एक एक्चुअली एग्रेसिव टीनेजर जैसे ब्रॉक टर्नर के इम्पल्स कंट्रोल को बिल्कुल तोड़ देता है। अफसोस की बात है कि अल्कोहल इंड्यूस्ड मायोपिया का पावर प्रॉपरली समझा नहीं गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की स्टडी में स्टूडेंट्स से ये भी पूछा गया कि कौन से मेजर्स असॉल्ट को कम करने में इफेक्टिव हो सकते हैं, तो टॉप था असॉल्टर्स के लिए टफ पनिशमेंट। सिर्फ 1/3 स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि अगर हम लोग पिएंगे तो ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है, और सिर्फ 15% ने माना कि कैंपस पर अल्कोहल अवेलेबिलिटी पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डालना ज़रूरी है। कोर्ट को दिए गए स्टेटमेंट में टर्नर के विक्टिम ने कहा कि कैंपस के ड्रिंकिंग कल्चर पर ज़्यादा फोकस करना rather than कंसर्न कल्चर या असॉल्ट पर गलत है। उनके ओपिनियन में मर्दों को ये सीखना चाहिए कि कैसे औरतों को इज्जत किया जाए, ना कि कैसे अल्कोहल कम किया जाए। पर ऑथर का कहना है कि हमें दोनों करना चाहिए, क्योंकि जैसे अल्कोहल इंड्यूस्ड मायोपिया हमें बताता है, अगर हम चाहते हैं कि लोग एक सोशल एनवायरनमेंट में ऑनेस्ट और क्लियर रहें तो उन्हें पीर का मज़ा कम करना होगा। चैप्टर 7 सैंड्रा ब्लैंड द डेंजर्स ऑफ एजम्पशन एंड मिसजजमेंट्स। आज का चैप्टर है एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में जो हमें ये सिखाता है कि किस तरह हम अपने एजम्पशन से दूसरे लोगों को गलत समझकर उनके साथ बहुत बुरा कर सकते हैं। ये कहानी है सैंड्रा ब्लैंड की, एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जो एक पुलिस इंटरेक्शंस में अपनी जान खो बैठती है। 10 जुलाई 2015 को एक 28 ईयर्स साल की अफ्रीकन अमेरिकन औरत सैंड्रा ब्लैंड को टेक्सास स्टेट ट्रूपर ब्रियन एंसिया ने रोका क्योंकि उसने लेन चेंज सिग्नल नहीं दिया था। ब्लैंड ने ये टॉपिक आउट किया कि वो सिर्फ लेन चेंज कर रही थी क्योंकि एंसिया ने उसके बिल्कुल पीछे आकर एग्रेसिवली ड्राइव किया था। वो बस अपने आप को उसके रास्ते से जल्दी निकालने की कोशिश कर रही थी। ब्लैंड ने अपनी इरिटेशन क्लियरली दिखाई जब एनेसिया ने उससे पूछा आर यू डन, तो ब्लैंड को लगा कि ये एक प्रोएक्टिव था। एंसिया के बाद में ये कहा कि उसका ये कहना कि कोई ऐसा मतलब नहीं था। ब्लैंड ने अपने नर्व्स को थोड़ा काम करने के लिए सिगरेट जला ली। एंसिया ने उसे थोड़ा बुझाने के लिए कहा। ब्लैंड ने मना कर दिया क्योंकि वो क्यों बुझाती। एंसिया ये कह सकता था तुम सही कह रही हो, मुझे ये पूछने का कोई हक नहीं है, मैं बस स्मोक का फ़ैन नहीं हूँ। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने डिमांड किया कि ब्लैंड अपने कार से बाहर आए और फिर चीज़ें एस्केलेट हो गईं। ब्लैंड ने मूव करने से मना कर दिया और एंसिया ने उससे चिल्लाने लगा, स्टर्न गन से धमकी देने लगा। आखिरकार उसने ब्लैंड को कार से खींचकर बाहर निकाल दिया और ज़मीन पर फेंक दिया। ब्लैंड ने उसे पूछा
कि क्या उसे अपने किए पर अच्छा लग रहा था और ये भी बताया कि उसे एपिलेप्सी है। गुड जवाब दिया एनिसिया ने। 3 दिन बाद ब्लैंड, ये कहा जाता है, पुलिस कस्टडी में अपनी जान दे चुकी थी। तो ये हॉरिफिक सिचुएशन हमें क्या सिखाती है? ऑथर के मुताबिक ये दिखाता है कि कभी कभी सच्चाई पर ज़्यादा भरोसा करना गलत वक्त पर कितना बेकार हो सकता है। जब एनिसिया ने ब्लैंड को रोका तो वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड पुलिस अप्रोच फॉलो कर रहा था, जो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हाई क्राइम एरियाज में काम करता है। मिरर ट्रैफिक वायलेशंस के लिए मोटरिस्ट को रोकना ताकि ग्रेटर क्राइम्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। पर यह बिल्कुल सीमलेस है कि एक लो क्राइम एरिया में, जैसे वो हाईवे जहां ब्लैंड चल रही थी, एनिसिया ने अपने सच्चाई के एजम्पशंस को गलत वक्त पर छोड़ा। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी फ्लॉड है। एनिसिया को लगा कि वो किसी के बिहेवियर से उसके कैरेक्टर को समझ सकता है, पर ब्लैंड ट्रांसपेरेंट नहीं था। उसका एजिटेशन स्ट्रेस का साइन था, ना कि क्रिमिनल इंटेंट का। ऑथर का मानना है कि जब ब्लैंड ने सिगरेट जलाई तो एनिसिया को डर लगा। उसने एक डेंजरस थ्रेट दिखाया, ना कि किसी को, बस उसके नर्व्स को काम करने की कोशिश कर रही थी। एनिसिया को लगा कि उसे स्ट्रेंजर्स से बात करनी आती है, पर वैसे नहीं था। और सच में हमसे ज़्यादातर लोगों को ये नहीं आता। कुछ तरीके हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि एजम्पशंस बनाना बंद कर दें। ह्यूमंस को स्ट्रेंजर्स को समझने के लिए प्रॉपर तरीके से इक्विप्ड नहीं हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि लोग सच बोलते हैं, इसलिए हम झूठ पकड़ नहीं पाते। और हम ये भी समझते हैं कि हम थोड़ी सी, जो अक्सर डिसेप्टिव होती है, इंफॉर्मेशन से स्ट्रेंजर्स को जज कर सकते हैं। इस गलत कॉन्फिडेंस का रिजल्ट ये होता है कि हम एक दूसरे को सच में सुनने और समझने में उतना वक्त और पेशेंस नहीं डाल पाते। तो दोस्तों, ये था एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो हमें ये बताता है कि हमें दूसरों को समझने के लिए अपने एजम्पशंस को दूर रखना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगले वीडियो में हम और भी इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स के साथ वापस आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।